इरशाद बारी ताला, और जब तुम्हें कोई किसी लफ्ज़ से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ्ज़ जवाब में कहो या वही कह दो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरिफ अफजाल और प्रोग्राम आप मेरे साथ देख रहे हैं। मसला ये है ख़वातीन हज़रात, हमारी कोशिश ये होती है कि मसाइल का कहीं से ख़ात्मा हो, लेकिन मसाइल एक से एक बढ़कर सामने आते हैं आए दिन। मसलन कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मसाइल कम ना हो। बहरहाल ये मसाइल चलते रहेंगे, ये दुनिया में सिलसिला कुछ लगता है कुछ इसी तरह है, ता क़यामत जारी रहेगा। तो ये प्रोग्राम शायद जब तक चलता रहे, अगर हमारी उम्र उतनी हुई तो मसला ये है, मैं आज ज़्यादा दिन लगाऊँगा, मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँगा। हमारे साथ जनाब सैयद एहतशाम रज़ा काज़मी साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, हर प्रोग्राम में अक्सर प्रोग्राम हमारे साथ होते हैं। तो काज़मी साहब, थैंक यू सो मच कि आज भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। काज़मी साहब के साथ हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट सैयद साजिद अजीज़ साहब बैठे हैं, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हैं। इससे पहले भी एक प्रोग्राम में आपने इनको देखा। और इनके साथ ही बैठे हुए जनाब जावेद मलिक साहब, जो कि एडिटर हैं, पब्लिशर हैं और एडवर्टाइजिंग। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरिफ अफजाल और प्रोग्राम आप मेरे साथ देख रहे हैं। मसला ये है इरशाद बारी ताला, और जब तुम्हें कोई किसी लफ्ज़ से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ्ज़ जवाब में कहो या वही कह दो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरिफ अफजाल और प्रोग्राम आप मेरे साथ देख रहे हैं। मसला ये है ख़वातीन हज़रात, हमारी कोशिश ये होती है कि मसाइल का कहीं से ख़ात्मा हो, लेकिन मसाइल एक से एक बढ़कर सामने आते हैं आए दिन। मसलन कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मसाइल कम ना हो। बहरहाल ये मसाइल चलते रहेंगे, ये दुनिया में सिलसिला कुछ लगता है कुछ इसी तरह है, ता क़यामत जारी रहेगा। तो ये प्रोग्राम शायद जब तक चलता रहे, अगर हमारी उम्र उतनी हुई तो मसला ये है, मैं आज ज़्यादा दिन लगाऊँगा, मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँगा। हमारे साथ जनाब सैयद एहतशाम रज़ा काज़मी साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, हर प्रोग्राम में अक्सर प्रोग्राम हमारे साथ होते हैं। तो काज़मी साहब, थैंक यू सो मच कि आज भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। काज़मी साहब के साथ हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट सैयद साजिद अजीज़ साहब बैठे हैं, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हैं। इससे पहले भी एक प्रोग्राम में आपने इनको देखा। और इनके साथ ही बैठे हुए जनाब जावेद मलिक साहब, जो कि एडिटर हैं, पब्लिशर हैं और एडवर्टाइजिंग दुनिया के बहुत अहम नाम है। ये भी पाकिस्तान से ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हुए हैं और आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ मौजूद हैं। तो वेलकम इन द शो ऑल ऑफ गेस्ट्स को, कि जनाब अली आप लोगों ने आज वक्त दिया और गुफ्तगू करेंगे यही इन मसाइल पे जो दुनिया भर में अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक फैले हुए हैं। तो इब्तिदा करते हैं। काज़मी साहब, सिलसिला यह है कि गवर्नर सिंध इंतकाल कर गए और इस बार अल्लाह उनकी मग़फ़िरत की खबर है ये। लेकिन सूरत हाल ये है कि हमने इससे पहले भी इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि एक ऐसे शख्स को जिनकी उम्र 80 साल के करीब है, उनको
ये उधर दिया जाता, जो कि शदीद बीमार भी थे। वो हल्फ वफादारी के बाद सीधे बजाय कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जाने के उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल से ही वो रुखसत हो गए 2 माह का। मैं समझता हूँ कि इंसानी तारीख का कोई एक पहला गवर्नर है जिसने मसलन गवर्नर हाउस में बैठ के कुछ गवर्नरी नहीं की बल्कि हॉस्पिटल से सारे काम चलाए। तो बार दुख की खबर है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए सर, दुख की मैं तो नहीं कह सकता, दुख की खबर है। उनको मैं हैरत में था जब उन्होंने ओथ लिया और फिर इस बीमारी में इसमें, और अफसोस इस बात का था कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक सीनियर जज रहे, अब खासे पढ़े लिखे इंसान थे और तवील ज़िंदगी पर वो मोहित उनका एक्सपीरियंस था, और उन्होंने यानी क्यों आखिर एक्सेप्ट किया। मैं इस पे तबसरा करना नहीं चाहता क्योंकि मैं जो ना उनसे बहुत मायूस हुआ। और मैं ये गलती उन बेचारों की तो नहीं है, उनको नवाजा जा रहा था नवाज शरीफ की तरफ से, बस ये भी तो एक मसला था ना। देखिए अब मैं अगर तारीख में पुराना जाऊं और 1400 साल पहले जाऊं तो क्या नवाजा नहीं जा रहा था? बनु उमैया की हुकूमत नवाज नहीं रही थी? क्या सामने वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था? ये तो अपनी अकल कहाँ गई भाई। अच्छा, यानी आप सारा कुछ जोर दे रहे हैं सईद उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब पे? जी, मैं सिर्फ उन पे जोर दे रहा हूँ और उन पे अफसोस का इज़हार इसलिए कर रहा हूँ कि क्या अकल कहाँ चली गई इस उम्र के अंदर आकर कि आप सिर्फ चंद उसके लिए नाम के लिए सिर्फ अब तख्ती पे नाम आ गया, तख्ती पे नाम आ गया, वरना कौन याद रखता है। साहिद साहब, आपका ताल्लुक कराची से भी है और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी रह चुके हैं। मसलन ये सहाफ़त की जो सियासत है उसमें इनका बड़ा किरदार है और सहाफ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने किरदार अदा किया है और मुख्तलिफ रसाइल और जराइद और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों ही मीडिया से इनका ताल्लुक़ रहा। साहिद साहब, आप कराची में बहुत आपका बड़ा वक्त गुजरा है और इरशाद इक़बाल साहब के जाने के बाद अपना सईद उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज, उनको ये ओहदा दिया गया और 11 नवंबर को उन्होंने हल्फ उठाया। 31 में वो गवर्नर थे पाकिस्तान सिंध के। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि गवर्नर साहब की जो तकरीरी हुई थी, क्या नवाज शरीफ का ये फैसला दुरुस्त था आपके ख्याल में? देखें, सईद उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब एक शरीफ और सीधे साधे पढ़े लिखे इंसान थे। वो उनकी बहुत खिदमात हैं, लेकिन उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ एज गवर्नर उसके ऊपर खासी लेदे हुई जी। मीडिया में भी, लोकल मीडिया में, हर जगह उनकी उस पर तनकीद की गई कि एक ऐसे फ़र्द को कि जो अब शायद इस काबिल नहीं है कि वो एक एक्टिव लाइफ गुजार सकें, तो ऐसे फ़र्द को गवर्नरी देना कोई मुनासिब बात नहीं थी। सही। लेकिन आप जैसा कि देखते हैं ये थर्ड वर्ल्ड का कल्चर है। पाकिस्तान भी एक ऐसा ही मुल्क है और वहाँ पर जो इस वक्त मरान हैं वो सियाह करें सफ़ेद करें उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। वो बस ये देखते हैं कि जी जो मैंने कह दिया वही ठीक है, जो मैंने ऑर्डर दे दिया अब उस पर अमल होना चाहिए, चाहे उधर हो जाए कुछ भी हो जाए। उनको इस बात का ख्याल नहीं है कि मुल्क और कौम को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान, क्या फ़ायदा होना है, कौम सफ़र कर रही है, क्या होना है आगे, क्या उनको उमूमी मामला से अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। आसिफ जरदारी ने भी यही किया, परवेज़ मुशर्रफ ने भी यही कुछ किया, सत्यानाश कर दिया पूरे कराची का, क्या पूरे पाकिस्तान का, जो कुछ अपने सदारत पे जो कुछ किया उन्होंने बगावत करके और जो हुकूमत पे कब्ज़ा करने के बाद एक डिक्टेटर जो कुछ करता है वही किया उन्होंने भी, और उसके बाद आने वालों ने भी सब कुछ, उन्होंने भी सब वही किया। कराची के मामला से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। शाहिद साहब, सरदारी साहब पे भी वापस आएंगे हम अभी आगे प्रोग्राम के अगले हिस्सों में। जावेद मलिक साहब, आपका भी सहाफ़त से बड़ा गहरा ताल्लुक़, आप उर्दू और अंग्रेज़ी की दोनों ही किस्म की सहाफ़त से मुंसलिक हैं। द डेली न्यूज़ लार्क आप निकाल रहे हैं, वेज मैगज़ीन निकाल रहे हैं उर्दू और सिंधी में। अब जरदारी साहब के मुकाबले पे सदर का इलेक्शन भी लड़वाया था नवाज, नून लीग ने उनको, सईद उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब को, और उस वक्त वो नहीं कामयाब हुए। लेकिन नवाजा उन्होंने कोशिश की थी कि उनको उस वक्त बहुत कुछ दे दें जो देना चाहते थे, लेकिन बहरहाल अब ये मौका मिला कि इशरत उल इबाद साहब को थोड़ी सी मुश्किलात आई तो उन्होंने गवर्नरशिप छोड़ी और उनकी जगह सईद उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब को बिठा दिया गया। तो मसलन ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? एज ए जर्नलिस्ट आप क्या कहेंगे कि मसलन पाकिस्तान में हमारे ऊपर हुक्मरान वो कब आएंगे कि जो सही मानों में आवाम और या कहने ज़मीन और ज़मीन वालों से मोहब्बत करते हों, अपनी ज़मीन और अपने लोगों से मोहब्बत करते हों? कोई तर्क की बात नहीं है। जो कुछ इस वक्त जो चल रहा है, इस वक्त कुछ अर्से में जो भी हुकूमतें दायरी आई है, आपने जो जिस तरह जिक्र किया जरदारी साहब,
उन्होंने भी अपने टेन्योर में यही कुछ किया, बिल्कुल बस जिन्होंने उनके काम आए आगे पीछे रहे, ये नहीं देखा कि उनकी ऑब्जेक्ट। नहीं, ये सवाल ये मेरा यही है कि ये खत्म कब होगा सिलसिला? ये तो अभी फिलहाल तो अभी ये क्या दुआई कर सकते हैं हम लोग, दुआई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये है ना कि मन में शुद्ध रहता है, मन में शुद्ध रहता है, जिसको नवाजना है बस उसको थोड़ा, अगर कुछ मुझे कुछ वहाँ कोई चीज पे आना है कुछ, तो मैंने क्या करना है, वही करना है कि मैं मुझे नहीं हूँ, और मैंने जाके सिर्फ जाकर जो भी उनकी जो जिसमें यस है वो यस यस सर। अब यहाँ को मामला बिल्कुल आ गया ना। देखिए, जब आप देख रहे हैं कि इतना नो डाउट ही सर परफेक्ट, ठीक है, गवर्नर बनाया, जबकि वो देख रहे थे कि वो उनका क्या एज है और क्या उनके साथ, तो तबीयत खराब है, एज का चले मसला नहीं होता, एज का मसला नहीं होता। अगर आपकी तबीयत, अगर देखिए अभी आपके सर में दर्द है, और अगर आपके सर में दर्द है और अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आप कहेंगे कि यार इस वक्त मैं ये काम नहीं कर सकता, चलें लेटर ऑन हम इसको करेंगे, यार इस वक्त सा मुझे थोड़ा रिलीफ दे दें और मुझे थोड़ा सा दवा खाने दें, कोई मसला है। लेकिन इस तरह तवज्जो नहीं दी गई। सब बड़ा अलमिया ये भी है कि पाकिस्तान में वजीर तालीम वो शख्स होता है, वो नवाजने की बात हो रही है कि वजीर तालीम वो होता है जिसका तालीम से कोई ताल्लुक नहीं जी नहीं। आपको एक बात याद दिलाते चलूँ, आपको यकीनन पता है कि नवाजा क्यों जा रहा था। नवाजा इसलिए जा रहा था कि जब जस्टिस सजाद अली शाह का केस हुआ था, जिस वक्त इन्होंने हमला किया था, तो एक लार्जर बेंच बनी थी, और उस बेंच में देखिए इसमें तो कोई शुबा नहीं कि वो हमला गलत था, चाहे जस्टिस सजाद अली शाह किसी तरह के कैलिबर के आदमी थे, लेकिन चीफ जस्टिस थे और उनको मारा जाना, हमला करना गलत था। उसमें सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब ने उस बेंच की सरबराही की थी जो लार्जर जजेस की बनी थी। तो ये नवाज शरीफ को याद है। नवाज शरीफ को एक आपको दाद देनी पड़ेगी कि वो जो उसके साथ एहसान करता है, नेकी करता है, या उसकी कोई काम का आ जाता है तो उसको नवाजता बहुत जरूरी है। अभी देखिए तलाल चौधरी, जिसको मैं दलाल चौधरी कहता हूँ, ऐसे लोग, और ये जो दूसरा ऐसे लोगों को नवाजा हुआ है। नहीं, मसलन ये तो सब शर्म का मकाम है, दाद देने का मकाम नहीं है कि आप दाद देनी। नहीं, दाद में किस बात पे दे रहा हूँ, लॉयल्टी की, जो उसके साथ लॉयल है उसको नवाजता है। लेकिन साहब आप सिर्फ अपनी चंद मुट्ठी भर लोगों को नवाज रहे हैं। पाकिस्तान के वो अवाम जो आपको वोट देते हैं, वो तो उनके पास अस्पताल की सहूलत नहीं है, लेकिन वो वोट नहीं देते, मर जाते हैं लोग। देखिए सर, ये वोट नहीं देते, आप गलत कह रहे हैं कि वोट देते हैं। जी नहीं, वो भी नहीं, ये वोट खरीदते हैं, और खरीदी हुई चीज अपनी होती है। वो उनका क्यों सुने भाई, वो तो उसको पैसे, किसी को आटे की बोरी, किसी को ये, किसी को वो, किसी को जुल्म जबर के साथ वोट देते तो नहीं, वोट तो लिए जाते हैं ना जबरदस्ती। मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब को गुज़िश्ता दौर में जब सदारत के लिए इन्होंने नामजद किया था नवाज शरीफ ने, और वो इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद जब अब इनकी हुकूमत आई तो ममनून हुसैन साहब को बनाया गया सदर, तो ये ग्रीफ्ड थे ये, मगर ये ममनून हुसैन साहब गवर्नर रह चुके हैं तो, कराची के। जी हाँ, तो इन्होंने अब वो जाहिर है कि उस गालिबन उसको कंपनसेट करने के लिए ये फैसला किया था नवाज शरीफ साहब ने, जो कि जाहिर है कि बाउंस हो गया, लेकिन उनकी भला से सर। मगर मैं आपसे ये कहूँ कि नवाज शरीफ का फैसला गलत नहीं था, उसको तो करना ही, वो तो देखिए ना, नवाज शरीफ ने कोई भी सही बात की हो 3.5 साल में तो वो सामने लाइए ना, उसे तो कोई सही बात की ही नहीं। ये तो मैं इस अफसोस मुझे सिर्फ एक बात है, फैसलों में गलत फैसला ये भी नहीं था, सर उसका फैसला तो गलत था, लेकिन मुझे अफसोस है सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी पर कि इतने बड़े पढ़े लिखे इंसान, इतना तजर्बा, इतनी खानदानी बैकग्राउंड, कैलकाटा से आप तशरीफ लाए, यहाँ पाकिस्तान में इतने आगे बढ़े, उसके बाद आप उसको कबूल क्यों कर रहे हैं? मुझे शिकायत ये है, मुझे शिकायत वो नहीं है कि आपने एक और बात कही, कलकत्ता से उनका ताल्लुक, लेकिन किसी जगह मैंने सुना कि लखनऊ में पैदा हुए। नहीं, लखनऊ में तालीम हासिल की थी हाई स्कूल तक, उसके बाद चले गए थे पाकिस्तान बनने पे कलकत्ता, फिर कलकत्ता में रहे, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की डिग्री पास की। ढाका में भी रहे, ढाका नहीं, कलकत्ता से चले गए थे ढाका, ढाका से जो है ना कराची आए। अभी बात यह हो रही थी कि एक अजीब और गरीब अलमिया वाली बात है कि टीवी के एक शो के अंदर तस्वीर दिखाई जा रही है और शख्सियत को पहचानने की बात हो रही है। प्रेसिडेंट ममनून साहब की तस्वीर दिखाई गई, वो खातून पहचानी नहीं, टीवी के एक प्रोग्राम की बात हो रही है बहरहाल। लेकिन अफसोस, मैं एक बात चले आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सूरत हाल ये है कि
वजीर आजम मजबूत है, सदर को कोई पहचानता भी नहीं है। अच्छा, अब जब लेकिन जरदारी साहब की जब हुकूमत थी तो सदर मजबूत था, वजीर आजम कमजोर था। वैसे ये क्या सिस्टम है पाकिस्तान में? देखिए, जिस वक्त सरदारी आए थे तो उस वक्त जो सदारत के पास जो पावर्स थी वो डिफरेंट थी, फिर उन्होंने डाइल्यूट किया था उसको आखिर इसके अंदर। तो शुरू में वो अपने आप को इतनी पहचान, और जरदारी की पहचान सिर्फ सदारत की वजह से नहीं थी, मिस्टर 10% और मिस्टर 10% की वजह से भी थी, और बेनज़ीर भुट्टो की वजह से थी। तो इसकी ममनून हुसैन साहब के मुतालिक में, इसलिए हमारे IBA के ग्रेजुएट हैं वो, और IBA का कल्चर ये है कि अपने ग्रेजुएट्स के मुतालिक कोई इस तरह ज्यादा बुरी बात चले। फिर आपने पिछले दफा भी एक प्रोग्राम में कहा था कि IBA के ग्रेजुएट है, लेकिन पता लगा कि उन्होंने तो तालीम नहीं हासिल की किसी ऐसे इदारे से। That is not true. That is not true. वो मैं आपको IBA की एलुमनाई के जो मेंबर्स की तस्वीरें हैं, इसका फिर आप मैं यकीनन ऑथेंटिक हूँ। IBA के मामले में ममनून हुसैन साहब IBA के ग्रेजुएट हैं, शौकत अजीज साहब अभी IBA के ग्रेजुएट्स हैं। तो मैं आपको लिस्ट बता दूँ इस तरह ग्रेजुएट। ज़्यादा मुनासिब बात ये होगी, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वो होंगे IBA के ग्रेजुएट, लेकिन वो लगते नहीं है कहीं से। नहीं, लगने की तो बात लेकिन लगने की बात तो ये है कि 3rd डिवीजन में BA पास कराने के बाद आप इसके वो प्राइम मिनिस्टर का साहब, अगर बात ये है कि अगर क्लास तब्दील हो रही है, वो एक पाकिस्तान में एक और चीज होती थी, हमने बचपन में तरक्की पास तरक्की पास भी तो IBA में तरक्की पास नहीं, मैं इसमें स्कूल की और बात कर रहा हूँ। जी नहीं, कोई भी नहीं, लेकिन आप किसके ज़माने से, आप फिरोज, आप पैदा नहीं हुए होंगे शायद उस ज़माने में, मगर फिरोज़ खान नून के ज़माने से आप ले लें। अयूब खान जब आए तो क्या सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स उनके वो नहीं थे, जो हामी नहीं थे, जिसमें आजम ने कोरंगी बनाई, अब्बर की, और ये सब थे। मैं स्कूल में पढ़ता था 8वीं क्लास में उस ज़माने में, लेकिन तारीख में मेरी बड़ी गहरी नज़र है। उसके बाद जो आए वो सब, तो हमारे का तो कल्चर ही है हमारे यहाँ कि सिर्फ जो अपना आदमी है उसको आगे लाओ, उसको आगे लाओ। हजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि IBA एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में इंसान पैदा नहीं कर रहा, बल्कि कमर्शियल रोबोट्स पैदा कर रहा है। उनको किसी चीज़ से गरज नहीं है, उनको सिर्फ अपने मफाद से गरज होता है। वो आते हैं और जो उनका अमली किरदार होता है हमारे माशरे में, वो इंतहाई अफसोसनाक है और इंतहाई शर्मनाक है। मैं आपकी जितने भी IBAns हैं, मैं एक तो ये बेटा आपके सामने, आपका तो आप तो पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान छोड़ा है ना, अमेरिका आ गए। बहुत IBA के बाद मैं कमाल असर को इलेक्शन लड़ाया था। नहीं करूँगा, और कमाल असर को अभी आप गालियाँ दे रहे थे, बुरा कह रहा था। मैं आप शौकत अजीज से लेके और एक आम IBA ग्रेजुएट तक ले आ जाए, और उसका जो किरदार है, किरदार से क्या इंसानी किरदार जो है, बहैसियत सोच पे फर्क आ जाता है। सर बात ये है वो इंतहाई शर्मनाक है हमारे माशरे में। मैं इस बहस में देखिए, आप इस बहस मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा इस लफ्ज़ पे, शर्मनाक के बाद। शर्मनाक है, साबित कीजिए। शौकत अजीज को देख लीजिए, शौकत अजीज को देख लीजिए। शौकत अजीज पाकिस्तान को की इकॉनमी को 100 साल पीछे धकेल के चला गया। जो उसने जो इक़दामात किए, आके जो कुछ किया, IMF वर्ल्ड बैंक की ईमा पे जो कुछ वो शख्स करके गया हमारे मुल्क के साथ, जो उसने हशर किया हमारे। और दूसरा नाम लीजिए, उसके अलावा आप किसकी का नाम ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। चले इस बहस में नहीं पड़ते, इस वक्त असल मसला ये नहीं है। तो मैं सबसे पहले IBA को आग लगाऊं पाकिस्तान को सही करने के लिए। देखिए सरकार, अब ये इनके जज्बाती हो रहे हैं, शायद इनको IBA से एडमिशन रिजेक्ट हो गया होगा। मेरा कोशिश ही नहीं, लेकिन मैं किसी ऐसे IBN से वाकिफ नहीं हूँ। मैं अपनी क्लास फेलो की बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो 72 में यहाँ आ गया था कि शौकत अजीज के अलावा कि जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए काम किया हो। देखिए, बात इस वक्त मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम पाकिस्तान के उन मसाइल पे बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उस नुकसान क्या पहुंचाया है? अब ये देखें, अब आरिफ साहब नाराज हो जाएंगे कि नहीं मेरे प्रोग्राम को खराब किया जा रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं, आप IBA की बात करके IBA के ऊपर दोबारा मैं इनसे गुजारिश करूंगी रख लें,
तो मैं पूरी लिस्ट बना के लाऊंगा और फिर एक एक फर्द का मैं किरदार बताऊंगा। चलिए ठीक है, आज ये पहना फिर कभी इंशाल्लाह आप जब पाकिस्तान से आएंगे तो सूरत हाल ये है कि साजिद साहब आजकल आप पाकिस्तान से आए हुए हैं, अमेरिका के दौरे पे हैं, अमेरिका में हाल ही में इलेक्शन हुआ है और यहाँ पर जो आवाम को सहूलतें हैं और जो पाकिस्तान में आवाम को सहूलत है उस हवाले से गुफ्तगू आपसे करेंगे वक्फे के बाद। इंशाल्लाह वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ख़वातीन हज़रात, इसमें वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो मसला ये है, मैं मालूम करेंगे साजिद साहब और जावेद मलिक साहब कि आपने अमेरिका में घूमे फिरे, मुख्तलिफ रियासतों में आवाम को क्या सहूलतें देखी और पाकिस्तान की आवाम को क्या सहूलतें हासिल है। तो वक्फे के बाद इंशाल्लाह मुलाकात। ख़वातीन हज़रात, Pearl Banquet and Restaurant. Join us for weekend brunch for more than 65 delicious dishes. Food for the whole family and especially for kids. Pearl Weekend Brunch. Subah ka nashta, dopahr ka khana और शाम की चाय. Everything under one roof. Call for more info. Qasim Ali Arshad at 973-240-7475, 973-489-8784 or 732-939-6270. We also do catering for your parties and corporate events. Pearl Banquet and Restaurant in Parsippany, New Jersey. नासिर फैजी CPA अकाउंटिंग के हवाले से एक मोतबर नाम जो आपके ज़ाती और कारोबारी टैक्स की तैयारी का भरपूर तजुर्बा रखते हैं। मुलाजमिन की तनख्वाह, सेल टैक्स, बुक कीपिंग हर सहूलत में असर। अगर IRS का कोई मसला है तो नासिर फैजी आपकी मदद के लिए तैयार। आपकी अपनी ज़बान में गुफ्तगू, कोनी आइलैंड पर हमारा दफ्तर आपकी खिदमत के लिए हाजिर। नासिर फैजी CPA PLLC 718-510-6771। वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं मसला ये है। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ अफजाल और मेरे साथ मेरे मेहमान हैं जनाब सैयद एहतिशाम रज़ा काज़मी साहब, साजिद अजीज़ साहब और जावेद मलिक साहब, ख़ासतौर पे पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। हमारी खुशकिस्मती कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तो सैयद साहब, अब वक्फे में जाने से पहले मैंने ये कहा था कि आप अमेरिका के दौरे पर हैं इन दिनों और आप देख रहे हैं कि अमेरिका में हाल ही में इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन तो 12 हर 4 साल बाद यहाँ होता है, लेकिन आवाम को सहूलतें 400 साल से यहाँ पे हासिल हैं। लेकिन इस पाकिस्तान में जो कि आपका और हमारा मुल्क है, हम ठीक है एक तवील अरसे से अमेरिका में आबाद हैं, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत में हम इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम कर चुके हैं कि हमारे अंदर से वो मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को वो सहूलतें नहीं। अभी हाल ही में खबर आई कि कोई खातून के पास हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, उसको वो ज़मीन पे लेटे लेटे उसने जान दे दी। तो आप क्या कहेंगे कि मसलन के पाकिस्तान के हुक्मरान किस समत में चल रहे हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, मसलन कहाँ सोच का जाविया उनका कहाँ पे जाके इतना सुकड़ गया है कि वो अपने आप के सिवा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फरमाएंगे कुछ इस हवाले से? देखिए, अमेरिका के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ इंसानियत है, यहाँ इंसान बसते हैं, ये इंसानों के रहने की जगह है। वो कि गुज़श्ता 2 दहाई में ख़ास इनकलाबात आए, बहुत सारी चेंजेस आई, दुनिया के मामला, दुनिया के एक नक्शा ही चेंज हो गया। 9/11 जैसा वाक़या भी हुआ, जो कुछ भी हुआ उसमें उसके पीछे क्या अवामिल थे वो एक अलग एक बहस है। लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ आके मैंने देखा कि ये यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद आज भी इंसान यहाँ सुख के साथ रह सकता है। इंसानियत और जमहूरियत दोनों चीज़ें मौजूद हैं। दोनों चीज़ें मौजूद हैं अभी यहाँ पर। और अभी इंसानी इक़्तिदार और जो जैसा कि ये कहा जाता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा तासुब और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और जो तासुब है मुसलमानों के साथ वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो मैंने अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल आपको नजर नहीं आई? महीने 10 दिन के इस अरसे में मैंने तो अभी तक कहीं ऐसी कोई चीज़ सूरत हाल देखी नहीं। जावेद मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? आप ये अमेरिका के दौरे पे पहली मरतबा आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अमेरिका में ठंड महसूस हो रही है या और कुछ भी महसूस किया आपने? जी नॉर्थ में बहुत होती है। तो उसके लिए तो आपको खुसूसी तौर पे जाना पड़ता है। यहाँ तो हर इलाका मरी बना हुआ है आजकल। बहुत सी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो मैंने बड़ा मुतासिर मतलब हुआ मैं, क्योंकि ज़ाहिर है ऑलमोस्ट 1 महीने तो हो गया मुझे, और मुख्तलिफ स्टेट्स में गया हूँ। ये नहीं कि सिर्फ मैं न्यू जर्सी में आकर न्यूयॉर्क में नहीं बैठे स्टेट्स में गया हूँ, मैरीलैंड हो गया या इसके अलावा डिफरेंट जगह पे गया। ठीक है, मैंने बहुत सी चीजें इंसानियत जो अपनी साहिब साहब ने कहा कि इंसानियत है यहाँ पर की है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंसानियत तो वहाँ पे किसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो जितने भी कुछ लोगों ने जो अपने जाती मफाद के उसमें जो है अपने और
कुछ मोदी तबका, कुछ ये ब्यूरोक्रेट्स तबका, इन्होंने अपने जाती मफाद के लिए, उनको पता नहीं कि कौन मर रहा है, जिस तरह आपने कहा औरत लाहौर में हॉस्पिटल में हर वक्त होता है। यहाँ देखिए, एक छोटा सा मैं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पर हमारे ओहायो स्टेट के अंदर, बड़े अच्छे साहिब साहब के, आगे उनके पास में गया, बस हम डिस्कस कर रहे थे आपस में, तो कंपेयर करते पाकिस्तान और अमेरिका को, कब आए मैंने उनसे पूछा, तो काफ़ी पुराने बात 30 साल में उन्होंने छोटी सी बात की, बड़ा मुतासिर बात, बड़े आने की वजह क्या, उन्होंने ऐसे हंसते हंसते ऐसे मना कर रहे थे, बोला यार आप क्यों नहीं आते यहाँ पे, अपना बन जाए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा यार नहीं यार, मैं इतना बोलते, देखें इसकी वजह क्या है, जहाँ इंसानियत जो आप कह रहे हैं इंसानियत है क्यों है, उसने एक ऐसी बिल्कुल सिंपल मिसाल दी कि तमाम स्टोरी मेरे जहन में आ गई। उसने ये कहा कि देखें एक इंसान कोई आता है, लीगल आता है या इलीगल आता है, इलीगल भी आता है, कोई जानने के पास अगर कोई किसी पर जाता है, वो काम करता है, तो हार्डली उसको $8 या $10 पर आपके मिल जाते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो बोला आप ये सब लगाएं कि यहाँ पर वो मिसाल जब आप आते हैं, मेरी मिसाल उसने अगर आप आते हैं, पढ़े लिखे हैं, जो अब $12-15 मिलते हैं, तो मतलब वो आप ये बताइए कि 1 घंटे के जो आपको जब $12 मिलते हैं, तो उस 1 घंटे के अंदर आप ये देखिए कि यहाँ अंडे जो आपके वहाँ पाकिस्तान में इस वक्त जो है तकरीबन $130 डजन है। नहीं, बहरहाल ये तो देखिए बहुत बड़ा फर्क है। जाती बात है कि आप एक मुख्तसर थोड़ी पैसे में भी यहाँ पर बड़े आराम से गुजारा कर लेते हैं, आप ये कहना बात चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें आप जो है वो पूरे हफ्ते का जो है बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं, अपना सब पाकिस्तान चलते हैं। काज़मी साहब, जनरल राहिल शरीफ साहब रिटायर हुए पाकिस्तान से और उसके बाद 39 इस्लामी ममालिक की फ़ौज के सरबराह बन जाते हैं। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ नुक्ते उठ गए हैं। सेनेट के चेयरमैन रज़ा रब्बानी ने हुकूमत से पूछते हैं कि जी उन्होंने ये कैसे हुआ है, कोई इजाज़त ली है, जबकि ख्वाजा आसिफ कह चुके जी उन्होंने इजाज़त नहीं ली है। तो शिया बरादरी इस पर नाराज़ है क्योंकि ईरान का मसला है, लेकिन उन्होंने 3 शराइत रखी हैं जनरल राहिल शरीफ ने। जी, अगर मैं वहाँ आऊँगा तो मुझे सबके साथ मसालियत वाला रोल रखना होगा, ईरान को इस ग्रुप में शामिल करना होगा, तो ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। लेकिन ये थोड़े से मसाइल चल रहे हैं, इस हवाले से आपने पढ़ा, इस हवाले से कुछ फरमाएंगे? जी देखिए, अब इनको राहिल शरीफ साहब को अब लोग रियाल शरीफ कहने लगे हैं। ये देखिए इसकी कहने लगे इस तरह की बातें, 10,000 करोड़ों लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप इनको लेकिन हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मगर कह रहा हूँ इस तरह की बातें होने लगी। कल तक इस कदर इज्जत थी और आज एक मामूली स्टेप से। लेकिन एक बात मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है कि नहीं, क्या ऐसी कभी कोई मिसाल कायम हुई है कि एक फौज का सरबरा रिटायर होता है? नहीं, कभी नहीं। 39 इस्लामी, लेकिन वो जो 39 इस्लामी ममालिक की अफवाज हैं, उनमें से किसी ने सिवाय यूएई के चंद हज़ार आदमी भेजे थे। आप वाकिफ हैं, किसी ने कोई फौज नहीं भेजी। सीसी तो उससे विड्रॉ भी कर गया है। टर्की अपनी इतने उसमें अपने प्रॉब्लम में वो हो गया है, उन्होंने कोई फौज किसी ने नहीं भेजी। ये सिर्फ ये मोहम्मद बिन सलमान जो है, जो कि अकल से खारिज है, उस शख्स ने ये बगैर किसी से राय लिए, बगैर किसी से मशवरा लिए 39 ममालिक का ऐलान कर दिया, जिसमें पाकिस्तान ने कभी हामी नहीं की। अच्छा, लेकिन अब ये 39 ममालिक का किस चीज़ का दिफा करना चाहते हैं आप? सवाल तो ये, वहाँ दिफा किससे करना चाहते हैं आप? देखिए, दिफा तो वहाँ पर जो अफवाज आई हुई हैं, या तो रूस की आई थी अभी शाम में, इनकी अफवाज हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी। नामुमकिन है कि ये लोग, बहरीन के अंदर इनका सबसे बड़ा बेस बन गया। मैं रियाद में 80s की बात कर रहा हूँ, इनका एक बेस था जिसमें तकरीबन 50,000 अमेरिकन रियाद में 80s में थे। 82 की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि खबर आम नहीं होती थी, क्योंकि मैं ऐसे इदारे से मुंसलिक था कि उस वक्त मुझे इत्तफाक से खबर मालूम थी। लेकिन इन 39 मुल्कों की जो एक तंजीम बनाई गई है, उसका मकसद क्या है, ये आज तक किसी ने वाज़ेह नहीं किया। देखिए, जहाँ तक मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की बात है, उसके दिफा के लिए 1 अरब और 2 अरब जितने भी मुसलमान हैं सब खड़े हो जाएंगे और सब बचाएंगे उसको। लेकिन उस पर हमला कौन करेगा? मसला ही नहीं, हमला तो यहाँ से हो सकता है ना, सोचना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं खुद हिफाजत करूंगा अपने घर की, और ये आयत मौजूद है इस हवाले से। नहीं की अबाबिल तैरन अबाबिला वाले, आपको मैं कह रहा हूँ ना कि आयत मौजूद है, तो नहीं, उसके बाद देखिए डिस्ट्रक्शन तो हुआ है ना। देखिए, हमने ना खुद किया ना, हम मक्का मुअज़्ज़मा पर सिर्फ हमला खुद कर सकते हैं, खुद जो वहाँ हैं। आप ये ईरान से तवक्का करना
कि ईरान वहाँ पर हमला करेगा, नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। अब आप शिया बरादरी को पता नहीं आपने क्यों हम इस मौजू पे यहाँ नहीं शिया और सुन्नी का मसला नहीं है, मगर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया अपनी मैंने कहा कि वो नाराज आई है इस किस्म की, मैंने ये बात कही नहीं, लेकिन किस बात पे नाराज होंगे? पहले तो ये तयन करना चाहिए कि हम दिफा किस चीज़ का कर रहे हैं। ये देखिए इस वक्त तक तो अब ये इस बरादरी ने काम ये किया ना कि यमन को तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा, यमन में यहूदियों के बारे में मैंने एक बहुत बड़ा तवील आर्टिकल पढ़ा, जो कि यमन में यहूदी मुकीम हैं 50,000 से ज़्यादा जो है ना एक ग्रुप है, उसने बड़ा प्रोटेस्ट किया है कि हमें क्यों तबाह किया। ये सिर्फ अब ईरान से जो है ना मुखालफत और रीजनल पावर का गेम है, लेकिन ये नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने खुद कह दिया है कि मैं कोई दबाव कबूल नहीं करूंगा, ईरान इसमें शामिल होगा और हर एक के साथ मसालियत का रास्ता अपनाऊंगा मैं। देखिए मैं आपको बताऊं, आप आरिफ साहब ये हाथ कंगन को आरसी क्या देख लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला। चले साजिद साहब आप फरमाइएगा इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक एफर्ट है और इस एफर्ट में कोई बुराई नहीं है, कोई मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात है, ये ऐसा होना चाहिए। इस मुसलमानों की जो तारीख़ है, इसमें जितनी मुसलमानों की हुकूमतें आई माजी में, वो एक बैनर तले थी, पूरी दुनिया में हुकूमत की, पूरी दुनिया पे हुकूमत की मुसलमानों ने। और आप आखिरी जो खिलाफत थी ऑटोमन एम्पायर जो थी, ऑटोमन एम्पायर जो है वो पूरी दुनिया पे उसकी हुकूमत थी। और एक परचम तले जितने ममालिक थे वो सारे एक परचम तले थे, खिलाफत उस्मानिया के तहत थे वो। तो अगर ऐसी एफर्ट दोबारा हो जाए और किसी की मजाल अच्छी बात है, अगर उसके अंदर कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी कोई एफर्ट दोबारा हो जाए और ऐसा कुछ हो जाए तो फिर इसके बाद तो मामला फिर तो मुसलमानों के लिए और मुस्लिम उम्मा फिर एक हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। इससे अच्छी बात और क्या सबसे ज्यादा इंतजार भी तो यही नजर आता है भाई। हमारा तो हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश यही है, अगर एक फौज हो जाए, क्या नेटो की फौज नहीं बनी हुई है, जहाँ कहीं कुछ होता है फौरन नेटो के ट्रूप्स उतरने शुरू हो जाते हैं और वहाँ उस इलाके को तहस नहस करके रख देते हैं। अभी अफगानिस्तान में क्या आप देखें क्या। सर साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। चले मैं सब एजेंसियों का किरदार हमेशा आपने पढ़ा और हर मुल्क में एजेंसी मौजूद होती है, उसका अपना किरदार होता है, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि जो कि नुकसानदेह होने लगते हैं शहरियों के लिए। अभी सलमान हैदर के हवाले से खबर आई है कि उनके समेत 3 लोग और 4 लोग गायब हो गए और वो इंटरनेशनल ब्लॉगर थे और वो अपने अक़लियतों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, पाकिस्तान की आवाम के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि सोशल मीडिया अब एक ऐसी पावर आ गई है लोगों के पास कि वो अपना बयान, अपना ख्याल लोगों तक पहुँचा सकते हैं। सलमान हैदर साहब अचानक गायब है, उनकी गाड़ी के बारे में लगता है फला जगह से गाड़ी ले ली जाए, तो आप इस बारे में कुछ विजन रखते हैं, कुछ कहेंगे आप? नहीं, विजन तो क्या है, देखिए वो जो है सरकार को ये महसूस हुआ एजेंसियों को कि ये जो ब्लॉगर्स हैं और ये जो आवाज़ उठा रहे हैं ये उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए जो भी अदल के तरफदार होगा और अदालत के लिए आवाज़ उठाएगा उसको जो मौजूदा सरकार है या सरकारें हमारी रही हैं वो अपना मुखालिफ ही समझती रहेंगी। सारी मुश्किल तो यही है ना कि जो अदल मांगे या जो इंसाफ मांगे, जो अपने हकूक मांगे, वो जो है ना वो तो ख़राब आदमी है, उसको हटा लो। देखिए हबीब जालिब के साथ क्या होता था बेचारे के साथ, फैज़ अहमद फैज़ के साथ क्या होता था उस ज़माने के, आवाम की बात करते थे। जब आप आवाम के लिए, आम आदमी के लिए बात करेंगे तो वो सरकार उसको पसंद नहीं करती। हाँ मैं है तो जी हाँ। अच्छा देखिए तो ऐसे तो इसाक जंगवी को छोड़ दिया था। साजिद साहब मैं आपसे पूछूंगा कि एजेंसियों पर शुबा किया जा रहा है कि सलमान हैदर को गायब करने में माजी में भी इस किस्म की कुछ कहानियाँ सामने आई हैं, तो आप क्या कहेंगे मुझसे? कैसे लोगों को उठाती रही हैं और ये उनका रोल है, ये कई काम होता रहा है। बहुत सारे सहाफ़ियों को इन्होंने इस तरह उठाया, उन्होंने कोई चीज़ लिखी, कोई किसी चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। अली चिश्ती एक साहब होते थे, उनको उठाया गया और उनके बारे में भी फिर यही कुछ बात गश्त हुई और लेकिन बाद में पता चला कि जी वो तो राका एजेंट है। अच्छा सलमान के बारे में अभी कुछ कहना बहुत इनिशियल है और अभी आप कुछ कह नहीं सकते कि सलमान ने अक़लियतों के खिलाफ के बारे में जो आवाज़ उठाई है, अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाई है। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हमारे पोस्ट किया जा रहा है, जो कुछ हमारे यहाँ पोर्ट्रे किया जा रहा है अक़लियतों के हवाले से, वो कुछ प्लांटेड भी है, डिज़ाइन भी है, उसके पीछे फ़ॉरेन NGOs काम कर रही हैं। वरना आप ये देखिए
कि अभी मैं जब यहाँ आ रहा था अमेरिका आने से चंद दिन पहले मैंने देखा कि मेन डिफेंस में मेन शारा पे जो है शारा फैसल को ब्लॉक किया हुआ था। उन्होंने एक अपना जुलूस निकाला था ईस्टर का क्रिश्चियंस ने, और उन्हें किसी ने नहीं रोका, किसी ने उनको कोई मुदाखलत नहीं की। आप जो गोरा कब्रिस्तान है, जो मशहूर मारूफ कब्रिस्तान है, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, उसमें कितना मैं पूरे अमेरिका में इतनी ऊंची ट्रिनिटी, मैंने उतनी ऊंची सलीब नहीं देखी जो उन्होंने बनाई है वहाँ पे। और जितना वो जो गोरा कब्रिस्तान जो है, जो उनको क्रिश्चियंस की जो सेमेटरी है, जी वो गोल्ड, उसकी जो कीमत है वो अरबों रुपए में है। वो कीमत अरबों खरबों में है वो इतनी कीमती जमीन जो जगह पर वो। तो मैं नहीं समझता, अक़लियतें हमारे यहाँ बाज़ अक़लियतें तो इतनी एफ्लुएंट हैं। अगर आप आगा खानियों को देख लें, आप वो बोहरीस को बोहरी तो खैर मैं अक़लियत नहीं कहूँगा, क्यों आप इनको देख लें, जो पारसीज हैं, ये सर्व अरबपति मिलियनर्स हैं ये लोग सारे। दुनिया की क्या सहूलतें नहीं मौजूद, 2-3-4 हैं पारसी। कौन सी अक़लियतें हैं जो, हाँ, जो बात आप करते हैं अगर एक आम आदमी की, तो क्या हमारा आम आदमी, आपने भी मिसाल दी है बैठ के कि एक औरत बेचारी हॉस्पिटल के फर्श पे तड़प के उसने जान दे दी और उसको फर्स्ट एड तक नहीं दी गई, तो ये तो सबके साथ है। नहीं, लेकिन एक आम अक़लियती एक फर्द के साथ भी वही कुछ है और एक आम मुसलमान के साथ भी वही कुछ हो रहा है। जो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एजेंसियों का क्या किरदार है इन लोगों को उठाने में। एजेंसीज का किरदार अपनी जगह मौजूद है, इसकी एजेंसीज करती आई हैं। और अक्सर हमारा एक करीबी दोस्त था सलीम शहजाद, जी हाँ, उनका जो मारूफ इंटरनेशनल फेम था जर्नलिस्ट था वो, और उसको उठाया गया और उसको उठा के तशद्दुद करके उसको मार दिया गया। आज तक ये पता नहीं चला कि जी किसने किया। सारा इल्ज़ाम जो है डॉन के चीफ एडिटर ने खुल्लम खुल्ला इस बात को लिखा है अपने अखबार में कि जी ये एजेंसीज का काम है। काम है। ठीक है साहब, जावेद मलिक साहब, इसी मौजू पे आपके साथ बात होती है लेकिन वक्फे के बाद। और ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम आप देख रहे हैं मसला ये है। मैं हूँ आपका मेज़बान आरिफ अफजाल और हमारे मेहमान आज गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के मुख्तलिफ मसाइल पर। तो वक्फे के बाद इंशाल्लाह आते हैं तो जावेद मलिक साहब से पूछेंगे कि उनका अखबार पाकिस्तान के अवाम को सहूलतें पहुँचाने में, हुकूमत से सहूलतें दिलवाने में क्या किरदार अदा कर रहा है। तो इंशाल्लाह वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक। Pearl Banquet and Restaurant. Join us for weekend brunch from more than 65 delicious dishes. Food for the whole family and especially for kids. Pearl Weekend Brunch. Subah ka nashta, dopahr ka khana, or sham ki chai. Everything under one roof. Call for more info. Qasim Ali Arshad at 973-240-7475, 973-489-8784, or 732-939-6270. We also do catering for your parties and corporate events. Pearl Banquet and Restaurant in Parsippany, New Jersey. Nasir Faizi CPA, one and only certified public accountant in town. For all your accounting needs, bookkeeping, payroll, sales tax, personal tax, or problem with IRS, we make your job easier. A reliable name in accounting world, Nasir Faizi CPA PLLC, 718-510-6771. Nasir. वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं मसला ये है और आज मेरे मेहमान हैं जनाब सैयद एहतिशाम रज़ा काज़मी साहब, सैयद सादिक अजीज़ साहब और जावेद मलिक साहब। जावेद मलिक साहब, वक्फे में जाने से पहले मैंने आपसे अपने नाज़िर से बताया कि आपका अखबार द डेली न्यूज़ लार्क और वेज, आपका उर्दू और सिंधी का मैगज़ीन है, तो अंग्रेज़ी का अखबार है और अंग्रेज़ी के अखबार की बड़ी अहमियत है पाकिस्तान में आला तबकों में पढ़वाने के लिए। तो मसलन आपका किरदार, आपका अखबार का क्या किरदार है या आपका एज ए जर्नलिस्ट क्या किरदार है कि पाकिस्तान के पिसे हुए आवाम को और इस किस्म के जो लोग हैं जो कि आवाज़ उठाते हैं आवाम के लिए और उनको गायब कर दिया जाता है, क्या किरदार अदा कर रहे हैं? एजेंसीज को तो वही बात है कि हम ये सब ये आप उनके अगर उनके फेवर में है, अगर उनके प्लस पॉइंट में है, तो डेफिनेटली आपसे ज्यादा बादशाह आदमी है, आप ओपन रूम में है, आपकी हर चीज को ठीक है। ये चीज हमारे साथ भी होती है।
नहीं सर, बहुत सी चीज एक आम जो सब आदमी है, जो हैं, जो न्यूज की सूरत में आती चीजें हम लोग हाईलाइट करते हैं, दबाव भी आता है, ऐसी बात नहीं, हमारे पास दबाव आता है, ऐसी चीज सरकारी इश्तिहार लेंगे तो सरकारी दबाव तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे अखबार की बात ही उस न्यूज पेपर जो डेली न्यूज है, जो इसका नंबर तो हमारे पास जो भी कंप्लेंट्स आती हैं हम लोग उसको फैक्ट करते हैं। ये नहीं है कि बकौलती आपने जिस तरह के बाद जो कोई स्टार आ गया तो जो है आप थोड़ा सा आगे पीछे जरा उसको देख कर नहीं, अच्छी बात नहीं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि देखिए हमारा पास हम उनके लिए फाइट नहीं कर सकते, हम उनकी जो आवाज है उसको आप उठा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, अपना किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन व हज़रात, पिछले दिनों फ्लोरिडा की एक शहर फोर्ट लॉडरडेल में ब्रावard काउंटी के अंदर एयरपोर्ट पे एक सानिया हुआ और 5 अफराद वहाँ पे मर जाते हैं और कुछ 10-12 के करीब ज़ख्मी भी हैं। एक नौजवान जिसका नाम इस्तियान सितियागो है और वो फ़ौज में रह चुका है अमेरिका की, और वो वहाँ से चलता है, गन बता के लेके चलता है कि जी मेरे पास ये गन है, लेकिन जब वो वहाँ उतरता है वहाँ से बाथरूम में जाके कहाँ से उसके अंदर वो गोलियाँ लोड करता है और आकर बाहर लोगों को फायरिंग कर देता है। आपने भी ये वाक़या देखा, सुना, और अजीब-ओ-गरीब वाक़या है, लेकिन मीडिया ने इसको उस अंदाज से नहीं उछाला कि जैसे अगर कोई इसके अंदर, मैं बार उस कहना नहीं चाहूँगा कि अगर सैंटियागो का ताल्लुक किसी सूरत से किसी मुसलमान से हो जाता तो ये लोग ऐसी तैसी कर चुके होते अब तक। इसमें सिक्योरिटी ब्रीच बहुत बड़ा है, क्योंकि उसको जुलाई में या जून में निकाल दिया गया था फौज से, और उसके निकाला इसलिए गया था कि उसकी परफॉर्मेंस ख़राब थी। अगस्त में ये गया वहाँ पर अलास्का में पुलिस के पास और जाके कहा कि मुझे FBI जो है ना CIA मुझे कह रही है कि तुम दाइश के तरफदारी में करो और ये करो वगैरह करो, तो इसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया अस्पताल में। उसके बाद इसको छोड़ दिया गया, लेकिन ताज्जुब है कि उससे जो इसकी ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशंस थी वो नहीं ली गई। और जब ये वहाँ से अलास्का से चलता है और फ्लोरिडा आता है तो उस किस प्लान के तहत आता है अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन इसने अपना बाकायदा गन्स चेक इन कराई। सुना ये लॉ है कि आप बता सकते हैं कि मेरे पास गन है लेकिन उसमें कोई एमिनेशन नहीं है। तो एमिनेशन अलग था, एमिनेशन अलग था जो कि दूसरे उसने वो भी चेक इन कराया था ये चेक। लेकिन वो जब यहाँ आया फोर्ट लॉडरडेल में तो उसको इतना, वो जब अपने बैगेज लिया और बैगेज लेने के बाद उसने बातों में जाके लोड किया और जाके मारा, तो ये सिक्योरिटी ब्रीच है और इसको दबाया जा रहा है, इतना उछाला नहीं गया। उसकी सीधी सीधी वजह है कि उसका कोई ताल्लुक पैदा नहीं हो सका मुसलमानों से। अगर साजिद साहब आप इस वाक़े को किस तरह ले रहे हैं, मसला आपके सामने होते हुए ये वाक़या हुआ है? जी बिल्कुल, जैसा कि काज़मी साहब ने कहा कि सिक्योरिटी ब्रीच है और ज़ाहिर लगता तो है सिक्योरिटी ब्रीच है, और इसमें शुरू से जैसे कि बताया कि वो अलास्का से चला और उससे पहले उसका जो बैकग्राउंड है उन्होंने बताया है, प्रेस में भी आया कि जी वो फ़ौज में था और उसके बाद जो कुछ वाक़यात हुए निकाला गया फ़ौज से। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उसको अंडर ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं रखा गया, उसको गन लाने की इजाज़त क्यों दी गई, और सबसे बड़ा जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि उसके पास गोलियां कहाँ से आई। एक सिक्योरिटी, एक रेड जोन में दाखिल होने के बाद, सिक्योरिटी और प्रोटेक्टेड एरिया में दाखिल होने के बाद एमुनेशन कहाँ से आया उसके पास, वो तो सवाल ही नहीं, आ ही नहीं सकता। हर जगह काज़मी साहब कह रहे हैं कि वो मौजूद था, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं था उसके पास जब वहाँ से चला है। नहीं था, नहीं उसने चेक इन कराई थी, सिर्फ गन चेक इन कराई, सिर्फ गन थी उसके पास। तो उसके पास गोलियां कहाँ से आई, ये एक सवाल। वो गोलियां लेकर दाखिल हुआ या किसी ने उसको गोलियां प्रोवाइड की हैं, तो फिर उसने ये किया। तो ये सिक्योरिटी लैब्स है ना, बिल्कुल है ये। तो सबसे पहले तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। गिरफ्तार तो नहीं होंगे लेकिन तहकीकात होनी चाहिए, उनके साथ बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए। गिरफ्तार नहीं होते यहाँ जो लोग तहकीकात होते, पहले पाकिस्तान के तो सिस्टम नहीं, लीगल सिस्टम है यहाँ बाकायदा। क्या मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ, आप काज़मी साहब से सवाल करूँगा। काज़मी साहब, अगर यहाँ पे आपने कहा कि अगर कोई मुस्लिम शख्स इस काम में इन्वॉल्व होता, मुलविस होता, तो बहुत बड़ी खबर बन जाती, बड़े मसाइल पैदा किए जाते। क्या मुस्लिम कम्युनिटीज़ को इस हवाले से ये जो सिक्योरिटी लैब्स है वहाँ पे, इसके ऊपर कोई बात करनी चाहिए, उठानी चाहिए, कोई बयान देना चाहिए कि साहब अगर ये होता तो ये यूँ होता, लेकिन ये यूँ हुआ है तो कोई बात नहीं हो रही? देखिए हमारे यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर हैं
उसके अंदर जो नेशनली लेवल पर तो सिर्फ एक ही काम कर रही है ना, केयर उसके। अच्छा, बाकी तो सब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे शियों में हो। लेकिन केयर की तरफ से भी तो कोई बयान नहीं आया ना? नहीं, किसी तरफ से कोई बयान नहीं आया। अच्छा, केयर के अमूमन इस तरह के वाक़यात पे बयान आते हैं, खामोशी की वजह तो नहीं मालूम। और ये क्यों तो एक सवाल उठाया कि शायद इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तवज्जो सबको देनी चाहिए, सबको। जो जैसे शियों की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उम्मा है, उनको बयान देना चाहिए था। जो कि इतना को इन लोगों को कहना चाहिए था कि भाई क्यों, क्या, कैसे, कुछ तो होना चाहिए था। और ये कि पुरज़ोर उनको मुतालबा करना चाहिए, इसका उसके तह तक पहुँचना चाहिए, इसकी तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए, इसके ऊपर मजीद अवामिल जो है मजीद हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा करना चाहिए। ये तो एक तरह से वाक़ई को दबाया जा रहा है। जी हाँ। लेकिन मैं आपको एक माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको एक बात ज़रा वाज़ेह कर दूँ। यहाँ जो है ना, ये नहीं है कि जो लोग सिक्योरिटी ब्रीच में मुलविस थे उन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही होगी। एक आदमी अंडर ऑब्जर्वेशन होगा। अच्छा, यहाँ ये नहीं होता कि जाके अचानक ऐसी पकड़ लें, बाकायदा तहकीकात होगी, पकड़े जाएंगे। और अदल है, जब आप किसी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किसी को इंटेरोगेट करेंगे, तो अल्टीमेटली आप उसको ला रहे हैं ना, इंसाफ के कटहरे में लाना चाह रहे हैं, ला रहे हैं। आएंगे। अभी तक तो हमने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। नहीं, अभी अब चंद दिन के अंदर ये नामुमकिन है कि अलास्का से लेकर और फोर्ट लॉरेंस तो हर आदमी को चेक लगेगा, पिछले बात लगेगा। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि कि 40 साल पुराने केसेस जो सॉल्व ना हुए हों, मर्डर के भी। सब आखिरी लम्हात में हम प्रोग्राम के जावेद मलिक साहब आपकी तरफ में आता हूँ कि अमेरिका में इलेक्शन हो चुके हैं। आज कुछ ही दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब बहस सदर हल्फ उठाएंगे। ओबामा साहब ने रख्ते सफ़र बांध लिया है वाइट हाउस से, और पिछले 2 दिन पहले उन्होंने अभी शिकागो में विदाई खिताब किया और जमहूरियत के दिफा पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा अमेरिका महफूज हाथों में है, और शिकागो से ही उन्होंने अपना आगाज़ भी किया था। अगर आज से 8 साल पहले जब उन्होंने अपनी तकरीर किया था, तो शिकागो से ही उन्होंने अब इख्तिताम भी किया है कि वहीं पर कहने लगे कि मैं उस शहर में जाकर अपना फेयरवेल करना चाहता हूँ जिस शहर से मैंने आगाज़ किया था, जहाँ से इलेक्शन की मुहिम को लिया था। वाइट हाउस को उन्होंने ख़ास और बात करी कि जब कारोबारी और ख़ानदानी अंदाज में चलाने के लिए उन्होंने उस पर तनकीद की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को। तो आपको कैसी लगी कल तकरीर प्रेसिडेंट ओबामा की? मैंने बड़े गौर से सुनी है, काफ़ी जो है डिटेल में बड़े गौर से सुनी, बड़े अच्छे जो किया है, और हर लिहाज से जो उन्होंने कहा है ख़वातीन यानी अवाम के लिए, या इसके अलावा दूसरे मुमालिक उनके अंदर जो चीज़ें हुई उसके हवाले से बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वो अभी आज मैं सुन रहा था, वो अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो उनके अगेंस्ट में शायद कुछ स्पीच की है, वो उनकी आदत प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एज ए इलेक्ट प्रेसिडेंट। अप्रिशिएट करने के कि वो जो उसने कहा है उसको करने के लिए सकती है। बल्कि ओबामा ने जो बात कही, एक बहुत आपने भी सुनी वो बात कही अपनी स्पीच में, कि ओबामा ने इस बात की सख्ती से मुखालफत की कि मुसलमान, खासतौर मुसलमानों का जिक्र किया कि जो अक़लियतें हैं अमेरिका में, उनके ख़िलाफ़ ऐसी कोई नस्ली तासुब की ऐसी कोई बात है, ये नहीं होनी चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए, ये गलत पॉलिसी है और ये अमेरिका के मफाद में नहीं है। सही। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही उन्होंने ये। और मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं, आए हैं, बिल्कुल उनका हक़ है, वो इलेक्ट हुए हैं, अवाम ने उनको वोट दिए हैं। लेकिन मैं उनसे तो ये तवक्को रखूँगा कि वो जो कुछ उन्होंने अपनी इलेक्शन की जो कैंपेन चलाई, जिस तरह पे, अब उसको तमाम चीज़ों को बालाए ताक करके अब वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे और एक सीरियस पॉलिटिशियन बन के उभरे। बिल्कुल सही है। कल साहब ये बात प्रेसिडेंट ओबामा ने अपनी तकरीर में भी कहा कि एज ए प्रेसिडेंट जब डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई बात कहेंगे कि उसको एक बहुत संजीदा और अहम बात समझ के दुनिया भर में लिया जाएगा, तो लिहाजा उनको इन चीज़ों पे बहुत सा एहतियात करनी होगी। मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कहा ओबामा साहब ने, ऑफ कोर्स। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज जो मैक्सिको है उसकी करेंसी लोएस्ट एवर हो गई है, सिर्फ इनके बयानात की वजह से 202 हो गई, और नहीं 20.2,
और सबसे बड़ा जो है ना मेक्सिको का जो स्टॉक मार्केट है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स के करीब पहुंची है। कोलैप्स हुई नहीं है अभी, लेकिन कोलैप्स के करीब पहुंची है। और उसकी वजह क्या है कि इन्होंने जो अभी फोर्ड मोटर कंपनी का जो है ना जब धमकी दी तो उन्होंने फैक्ट्री वहां से विड्रॉ कर ली वगैरह वगैरह। तो अगर इस तरह के बयानात जाते रहे तो इसमें नुकसान दूसरे ममालिक का नहीं होगा, इसमें ममालिक सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का होगा। अमेरिका का नुकसान इसलिए होगा कि अमेरिका और इसको कर्ज देना है। अगर कोई भी फर्ज कीजिए चाइना यानी और तो और साउथ कोरिया और इंडिया तक का कर्जदार है, तो अगर उन्होंने अपने वापस कर लिया, मांग लिया, तो ये तो क़यामत आ जाएगी। और अरे आप इकोनॉमी के ऊपर ऑलरेडी एक सिचुएशन है जो मैं अभी अभी रिपोर्ट देकर आ रहा हूँ कि जो रियल एस्टेट मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन, मैं इसको मैं अंग्रेजी में गुफ्तगू करूंगा बाद में दूसरे प्रोग्राम में। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन हो रहे हैं क्योंकि मॉर्गेजेस जो है ना वो विदहोल्ड कर रहे हैं और फिर वो वापस सेल की तरफ जा रहे हैं, तो इकोनॉमी पर ऑलरेडी असर पड़ने लगा। और जो वेस्ट में कैलिफोर्निया में जो आज की फिगर आई हैं और ये ब्लूमबर्ग ने दी हैं, 15.5% जो है ना वो कैंसिलेशंस हुए हैं रियल एस्टेट के मकानों की जिनकी डील हो चुकी थी। तो ये जो है ना सारे, अगर ट्रम्प साहब, मुझे नहीं लगता कि मुसलसल इस तरह, आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बदतमीजी की कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने CNN को खड़ा कर दिया कि मैं तुम्हारा सवाल नहीं लूंगा और ये नहीं करूंगा। जी हाँ, उसके हवाले से बात करी उन्होंने। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात जो ओबामा साहब गलती कर रहे हैं मेरे अपने ख्याल में और दूसरे ऑब्जर्वर्स के ख्याल में, वो अपनी एजेंसी से लड़ रहे हैं। जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। FBI की रिपोर्ट्स, आई एम सॉरी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, माफी चाहता हूँ, ओबामा नाम मुझसे निकल गया। डोनाल्ड ट्रम्प से जो गलती कर रहे हैं, जी ओबामा साहब से प्यार रहा है, लेकिन उनकी जो एक दो पॉलिसीज में मुझे बड़ा सख्त तनकीद करना चाहता हूँ। ये जो गलती कर रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसी से, उसमें जो नुकसान ही हो सकता है कि देखिए इदारे तो ख़त्म नहीं होते, यहाँ अमेरिका में कोई इदारा कभी ख़त्म नहीं हुआ। उसमें जो बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं और जो उसमें बैठे हुए हैं बड़े बड़े लोग, वो छोड़ कर जा सकते हैं। अच्छा, उससे नुकसान जो है ना, नुकसान अमेरिका का है। तो ये गलत कर रहे हैं और मेरा ख्याल में ये 21 तारीख के बाद से पता चलना शुरू करेगा। अभी तो वो जो पॉलिसीज क्या है जो मुंह में आता है वो कह रहे हैं। जी हाँ, पहले बोलते फिर सोचते। लेकिन अच्छा साहब, ओवरऑल कल की ओबामा साहब अमेरिका के वो प्रेसिडेंट बनकर आए हैं जिनकी तकरीर बहुत खूबसूरत होती है, बोलने में बड़ा उनका ऐसे रवानी होती है। कल उन्होंने अपनी खातून अव्वल मिशेल के लिए बहुत अच्छी तकरीर करी और बहुत अच्छी बातें की कि उन्होंने किस तरह उनका साथ दिया। फिर मिशेल ओबामा ने जब लास्ट तकरीर की है वहाँ पर वो जज्बाती हो गई, रो पड़ी वो। और कल उनकी बेटी को भी उन्होंने अपना बड़ा खिराज तहसीन पेश किया और वो भी बेचारी वहाँ पे बैठी हुई रो रही थी बाप की इस गुफ्तगू पे। लेकिन ओवरऑल हमने ये देखा कि क्लिंटन और मैंने 26 सालों में ये दो प्रेसिडेंट जो देखे, प्रेसिडेंट तो मैंने कहीं देखे, आपने तो काफी प्रेसिडेंट देखे, लेकिन ये दोनों बहुत बेहतरीन मुकर्रर मुझे नजर आए। देखिए क्लिंटन दोनों बेहतरीन ऑडिटर्स हैं और बहुत खूबसूरत तकरीरें करना जानते हैं दोनों, लेकिन ओबामा साहब की खूबसूरती यह है कि वो उसमें जज्बात को मुलव्वस करके एक दो आंसू जो है ना वो गिरा देते हैं। ये पहले कल नहीं था, इससे पहले भी तकारीर में ये कर चुके हैं बच्चों के मामले में आंसू। तो वो मजमा जो है ना, कल उनके एक दो दफा है, लेकिन कंट्रोल बहुत ज्यादा था कल। नहीं देखिए इस लेवल पर जाकर इतना तो कंट्रोल एक्टिंग का आ ही जाता है ना। लेकिन ओबामा साहब ने वो कुछ नहीं किया जो तवक्का थी। चले साहब, अब ये तो बहरहाल होता ही है कि अब अगर आप उनको से सोच रहे हो, चलते जल्दी से बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू हो रही है। आप साजिद अजीज भी हमारे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुझे जर्नलिज्म में, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आगे बढ़ाने वाले मैं उस्तादों की तरह इनको अपना तस्लीम करता हूँ। तो शाहिद साहब, सबसे इनके हम क्रिकेट पर अक्सर बात करते हैं, पाकिस्तान बड़ा क्लीन स्वीप हो गया, तो क्या कहते हैं मसलन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की? और फिर इरफान की वालदा का इंतकाल हो गया, वो चले गए हैं, और वो तो सरफराज भी चला गया, क्रिकेट कीपर उनकी वालदा की तबीयत खराब है तो वो भी चले गए हैं। तो जुनैद खान की लॉटरी निकल आई क्योंकि वो तो ऑस्ट्रेलिया होना चाहते। तो अब देखेंगे मसलन क्या कहेंगे मसलन पाकिस्तान की इस कारकर्दगी पर? देखें, आपको याद होगा, आपको तो पूरी हिस्ट्री मालूम है, आप पिछले 30 साल की
पाकिस्तानी क्रिकेट की हम क्या हमेशा से ये देखते आए जब से हमने होश संभाला। पाकिस्तान उससे पहले भी एक वन वर्ड अगर मैं बात करता हूँ या वन मुख्तसर करेगा टाइम बिल्कुल लास्ट मोमेंट तो ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं रही। बिल्कुल सही बात। और इसी तरह होता है, या तो एकदम से जीतना शुरू कर देंगे, हारना शुरू कर देंगे, वही टीम हारना शुरू कर देगी, अपने से कई लेवल नीचे वाली टीम से हारना शुरू कर देगी। आपके आखिरी लम्हात में क्या कहना चाहेंगे? मतलब पाकिस्तान क्रिकेट हम वनडे क्या जीत जाएंगे? जो उधर तो बहुत बुरा हाल हुआ। देखिए मुझे तो नहीं लगता वनडे में तो जीतने का बहुत कोई मुझे तो नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। सब उसी विकेट पे जिस पे वो बेरहमाना तौर पे शॉट्स खेलने जा रहे हैं, वो वहाँ आपके लिए 5 स्लिप खड़ी कर देते हैं और आप वहाँ पे आउट भी होते हैं। वारिद साहब ये जी जरूर दुनिया के सबसे जो पाकिस्तान दुनिया के सबसे इसमें सब आयन चैपल ने बहुत सख्ती से दोस्तों बहुत शुक्रिया। आपने ये देखा है बयान जो आयन चैपल ने कहा कि पाकिस्तान को आइंदा नहीं बुलाया, लेकिन ये ज्यादती वाला बयान है। बस आयन चैपल साहब को इस पर माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान बहुत गलत बयान दिया। क्रिकेट लवर्स को आयन चैपल से इस पे एहतजाज करना चाहिए। किसी ने अब तक नहीं किया। आप कीजिए, शुरू कीजिए, मैं भी आपके साथ साथ हूँ। जावेद मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। साहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। काज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और आज के प्रोग्राम के अंदर हमने आगे बढ़ाया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम मसला ये है, जिसमें हमने मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की और कोशिश करेंगे कि आइंदा भी किसी प्रोग्राम में इसी तरह आपको कुछ बातें बताते रहें, सुनाते रहें और प्रोग्राम को हम इस तरह करते रहें। तो बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने खुदा हाफ़िज़। वेलकम बैक।